जीवन ज्योति ऑनलाइन क्लासेज में मैं उमाकांत सर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सीटेट में हिंदी शिक्षण की बात हो रही थी, इसके पहले वाले वीडियो में हमने हिंदी शिक्षण के बारे में और पुनः इसके बाद हमने भाषा की बात किया, भाषा के प्रकार को बताया कि भाषा के प्रकार कितने होते हैं। तो भाषा के 3 प्रकार की बात हमने किया था, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। इसके बाद उस पर पूर्ण विवरण हम लोगों ने प्रस्तुत किया था और मैंने कहा था कि व्याकरण सांकेतिक भाषा को नहीं मानता, यानी व्याकरण की दृष्टि से 2 ही भाषाएं होती हैं, एक मौखिक और लिखित। यहाँ तक बात हुई थी पिछले वीडियो में और हमने यहीं से फिर कहा था कि अगला जो हमारा वीडियो आएगा या अगली जो क्लास होगी हमारी तो मातृभाषा से शुरू होगी। थोड़ी सी बात वहां हुई थी, मैंने इतना बता के यहीं छोड़ दिया था। तो आज हमारी शुरुआत मातृभाषा से होने जा रही है, यहीं से हम शुरू करेंगे। सतत हमारा क्लास ऐसे चलता रहेगा। तो शुरुआत करते हैं हम मातृभाषा से। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक शब्द, जो शब्द यहाँ लिखा हुआ है मातृभाषा। मातृभाषा शब्द लिखा है और इसकी परिभाषा हमने थोड़ा यहाँ से प्रस्तुत कर दिया है कि मातृभाषा में मातृ शब्द माँ से बना है, यानी मातृ शब्द का अर्थ क्या है? माँ है। इस प्रकार मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ हुआ माँ से ग्रहण की हुई भाषा। इसको ध्यान दीजिएगा, किससे ग्रहण की हुई भाषा? माँ से ग्रहण की हुई भाषा। किंतु हमें यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि भाषा और बोली में अंतर होता है। लोग परेशान हो जाते हैं, बोली को ही मातृभाषा कह देते हैं, लेकिन भाषा और बोली में अंतर होता है। भाषा के अंतर्गत बोली होती है, ना कि बोली के अंतर्गत भाषा होती है। अगर हम एक यहाँ ऐसे गोला बना दें तो यह गोला अगर हम इसको भाषा लिख रहे हैं तो बोली इसके अंतर्गत होगी। बोली किसके अंतर्गत होगी? भाषा के अंतर्गत। तो यही बात यहाँ है कि विशेष रूप से हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भाषा और बोली में अंतर होता है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है, यानी छोटा रूप होता है, क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, कुछ दूरी पर बोली जाती है। इस प्रकार मातृभाषा का अर्थ है माँ से ग्रहण की हुई भाषा, ना कि बोली। जैसे अभी जिस जगह हम लोग खड़े हैं यहाँ बड़े धड़ल्ले से भोजपुरी बोली जाती है, जो काफी मीठी बोली भी मानी जाती है। मॉरिशस इत्यादि देशों में भी बोली जाती है। और यह भोजपुरी बोलने के बाद ऐसा कहा जाता है कि जब भोजपुरी अगर ढंग से बोल दी जाए तो अगर भूख 2 रोटी की है तो 4 खा लेते हैं आप। कुत्ते को लोग डांटते हैं तो कुत्ता दूर जाने के बजाय नजदीक आता है, इतनी मीठी बोली है भोजपुरी। तो अब बात की जाए तो यहाँ जो भोजपुरी बोली है वही बात है कि बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार मातृभाषा का अर्थ हुआ माँ से ग्रहण की हुई भाषा, ना कि बोली। अगर यहाँ का बच्चा होगा, अपने इस क्षेत्रीय वातावरण का बच्चा होगा, तो उसकी मातृभाषा भोजपुरी ना होकर के क्या होगी? हिंदी ही होगी, क्योंकि हिंदी ही मूल भाषा है। हिंदी से ही बोली जो निकली है वो भोजपुरी है। यही बात अब आगे हमने लिखा, जैसे यदि किसी बालक के माता पिता, किसी का स्पष्टीकरण है और कुछ है नहीं आगे, यदि किसी बालक के माता पिता भोजपुरी बोलते हैं तो उस बालक की मातृभाषा हिंदी होगी, ना कि भोजपुरी। क्योंकि भोजपुरी एक क्या है? भोजपुरी एक बोली है जो हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। स्पष्ट रूप से समझिएगा, इसमें विस्भ्रमित मत रहिएगा, इसको लेकर के परेशान मत रहिएगा। जितनी बोलियां एक वीडियो मेरी वीडियो एक बोली पर आई है, आप देख लीजिएगा। यदि उस बोली वाले क्षेत्र का कोई बालक है तो उसकी मातृभाषा वह बोली नहीं होगी, बल्कि वह बोली जिस भाषा की होगी, तो बोली किस भाषा की है? हिंदी भाषा की होगी, तो उस बच्चे की मातृभाषा हिंदी होगी।
अब अगला एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ अगली बात है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर आर.एस. पांडे ने एक सर्वेक्षण थोड़ा गड़बड़ है, इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, सर्वेक्षण के अनुसार यह सिद्ध किया कि भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं? 12 मातृभाषाएं बोली जाती हैं। जैसे अभी आप इधर यूपी के क्षेत्र में हैं, पूर्वांचल वाले में तो मातृभाषा हिंदी हो गई, लेकिन अभी आप यहीं से दक्षिण के क्षेत्र में जाएंगे तो उन राज्यों की अपनी दूसरी मातृभाषा होगी। केरल की अलग होगी, आंध्र प्रदेश की अलग होगी, तेलंगाना की अलग होगी। तो वैसे ही पूरे भारत में, ऑल ओवर अगर पूरे भारत की बात की जाए, पूरे हमारे इस हिंद देश की बात की जाए, तो कितनी मातृभाषाएं लगभग बोली जाती हैं? 12। यह बात किसने प्रस्तुत किया? आर.एस. पांडे ने। अब बात यह स्पष्ट हो गई कि क्या होती है मातृभाषा, यानी मां से ग्रहण की गई भाषा मातृभाषा। उसके अंतर्गत जो बोली आती है वह कतई मातृभाषा नहीं होगी। भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं? तो भारत में कुल 12 मातृभाषाएं। कितनी? 1 दर्जन, यानी 12 मातृभाषाएं बोली जाती हैं। अगली बात अब हमारी आ रही है मातृभाषा में शिक्षण के लाभ, यानी बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, तो उससे क्या क्या लाभ है आप स्वयं बता सकते हैं दोस्तों, क्या लाभ हो सकते हैं। अभी आप इस हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, मैं हिंदी में आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको बातें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। लेकिन मैं यहीं शुरू कर दूं, चिंग चांग टोंग करना शुरू कर दूं, तो आप डांट कर भगा देंगे, कहेंगे वो लगता है सर्दी का कोई स्क्रू ढीला हो गया है, डिस्टर्ब हो गए हैं। यानी यह अब हम जो बात करने जा रहे हैं किस पर? मातृभाषा शिक्षण के लाभ। इससे लाभ क्या होता है? पहला लाभ देखिए, मातृभाषा में पढ़ाए जाने वाले विषय को बालक बहुत तेजी से सीख लेता है। यदि हिंदी भाषी क्षेत्र का बच्चा है, उसको हिंदी में पढ़ाया जाएगा, तो वह बालक बड़ी तेजी से अमुक टॉपिक को, अमुक तथ्य को जो उसको पढ़ाया जा रहा है, बहुत तेजी से सीख लेगा। परंतु यदि अभी मातृभाषा बदल दी जाए तो बच्चा सीख नहीं पाएगा, परेशान हो जाएगा। तो पहली बात क्या है कि मातृभाषा में पढ़ाए जाने वाले विषय को बालक बहुत तेजी से क्या कर लेता है? सीख लेता है, पहला लाभ। दूसरा लाभ क्या है? स्पष्ट कर लीजिएगा बिल्कुल। मातृभाषा में अध्ययन से बालक का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास, सभी क्षेत्रों से विकास होता है यदि उसे मातृभाषा में पढ़ाया जाता है। तुरंत वह कल्पना करना शुरू कर देता है कि इसका ये रिजल्ट होगा, इसका ये तथ्य होगा, इसका ये फल हमारे सामने आएगा। तो इस तरह से बालक का कैसा विकास होता है? सर्वांगीण विकास होता है। दूसरा लाभ हुआ। तीसरा लाभ, मातृभाषा में बालक अपने भावों एवं विचारों को बड़ी ही आसानी से व्यक्त कर देता है। बड़ी जरूरी चीज है, आप लोग स्वयं पढ़े होंगे, हर बच्चा छोटी कक्षाओं से आज धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है, और कभी कभी हमारे सामने एक माहौल आ जाता है गुरु के समक्ष कुछ कहने का, अपनों के सामने कुछ बोलने का। यदि हमसे कहा जाए कि बाबू आप अपनी बात, यानी आप अपना परिचय हमें बताइए, अपना परिचय दीजिए। अक्सर विद्यालय में गुरुजी पूछते हैं, तो आपसे कहते हैं परिचय दीजिए, और वह परिचय यदि हिंदी में, यानी आपकी मातृभाषा में आपसे पूछा जाए, तो आप बड़ी आसानी से बता देते हैं कि गुरुजी हमारा घर फला जगह है, हमारे पिता का नाम ठल्लू है, माता का नाम मठल्लू है, भैया का नाम कुछ और है, गोरिल्ला दास है, कुछ ऐसा बता देते हैं। अगर वही बालक जिसे दबाव बना करके या कहा जाए कि आप मातृभाषा में, अपनी मातृभाषा में, यानी जो क्षेत्रीय परिवेश है, जो आपका पारिवारिक परिवेश है, उस भाषा में अपना परिचय ना दे करके किसी अन्य भाषा में दीजिए, तो देखिए बालक उतना स्पष्ट परिचय नहीं दे पाएगा। 2-4 शब्द बोलेगा, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। इसी बात पर एक छोटी सी बात बता दूं, मुझे आदरणीय हमारे बड़े भाई और गुरु राकेश सर की बात एक याद आती है। एक बच्ची एक बार 15 अगस्त पर स्पीच देने जा रही थी, अंग्रेजी में 2-4 शब्द बोली, घबरा के एकदम बेचारी पसीने से तरबतर हो गई। अगली बार गुरुजी ने कहा जो समझ आता है बोलो, कोई बात नहीं, घबराते नहीं, यहाँ कौन जान रहा है, सबकी मातृभाषा तो हिंदी है, सब भकुए छाप यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ समझ में कोई करेगा, बोलो अंग्रेजी में। अब उसके सामने एक समस्या आई कि नहीं, यदि वही बच्ची हिंदी में बात की होती तो बड़ी आसानी से अपने सारी बातों को
सबके सामने प्रस्तुत कर देती। तो तीसरी चीज क्या थी कि मातृभाषा में बालक अपने भावों, यानी जो भाव उसके मन में चल रहे हैं या विचार जो उठ रहे हैं, बड़ी आसानी से व्यक्त करता है, किसी के सामने क्या कर देता है, प्रस्तुत कर देता है। तीसरा लाभ हो गया। अगला देखिए, अगले लाभ की बात करते हैं। अच्छा, अब हाँ, ये तो हो गया, यानी हम अपने मन के भावों विचारों को बड़ी आसानी से प्रस्तुत कर देते हैं, या किसी के सामने कुछ कहना है तो कह लेते हैं, कठिन से कठिन बातों को प्रस्तुत कर देते हैं। सब मातृभाषा के लाभ हुए। थोड़ी सी बात यही हम मातृभाषा को रोक करके किस पर कर लेते हैं। एक भाषा होती है, अभी कभी कभी लोग पूछते हैं कि हिंदी तुम्हारी क्या है, तो बच्चे कहते हैं राष्ट्रभाषा है। कतई नहीं, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी मातृभाषा। बिल्कुल सही है। तब तक कुछ लोग कहते हैं अरे बाबू, इसके अलावा हिंदी राजभाषा है। तो एक लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन में हम राजभाषा के बारे में समझ लेते हैं। इसके बाद आगे अभी हम बात करेंगे, तो थोड़ी सी बात हम यहाँ कर देते हैं किस पर, राजभाषा पर। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, राजभाषा क्या है। तो अगर पूछा जाए कि हिंदी हमारी राजभाषा है कि नहीं है, तो हिंदी बिल्कुल हमारी राजभाषा है, राज्य नहीं, राजभाषा है। लेकिन यही आपसे कह दिया जाए कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, नहीं, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। अब राजभाषा क्या होती है? राजभाषा का अर्थ है सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा। देखिए, ये इसे स्पष्ट हो जा रहा है, यानी सरकारी कार्यालयों में, सरकारी कामकाज में, आप तहसील में जाते हैं या फिर अपना आय जात निवास बनवाते हैं और कागजात बनवाते हैं, तो जो सरकारी कामकाज होते हैं उनके प्रयोग में लाने वाली भाषा, यानी उनके प्रयोग में आने वाली भाषा ही क्या होती है, राजभाषा होती है। और संविधान के अनुच्छेद 343A के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी होगी तथा इसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी की लिपि क्या होगी, हिंदी की लिपि, एक बात यहां स्पष्ट कर लीजिएगा, तो हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। कई विशेषताएं होती हैं, मैं लिपि पर एक वीडियो लाऊंगा अलग से एकदम, लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देवनागरी लिपि हिंदी की लिपि है, बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, ये सारी बातें हैं। तो यह बात आई कि संविधान के अनुच्छेद 343A के अनुसार भारत की राजभाषा क्या होगी भैया, हिंदी होगी तथा लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। अब राजभाषा स्पष्ट हो गया। क्या है राजभाषा? सरकारी कामकाज के प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा ही राजभाषा है। अभी उधर बात हो रही थी मातृभाषा पर, लेकिन यहाँ थोड़ा सी चर्चा हमने इस पर कर लिया, क्योंकि लोगों के मन में ही समस्याएं होती रहती कि क्या है राजभाषा, और राजभाषा को कभी कभी लोग राज्य भाषा समझ लेते हैं। ये नहीं, ये शब्द अगर लिखा हुआ है तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा शब्द नहीं, क्या होगा, राजभाषा है। अच्छा, अब राजभाषा को यहीं हम रोक देते हैं। अगर कहा जाए अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी का उल्लेख है, लेकिन 343A में किसका उल्लेख, यानी राजभाषा के बारे में कहा गया कि हिंदी की जो भारत की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, और इसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। चलिए अब बात हम करते हैं प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य। पुनः हम मातृभाषा पर आते हैं कि प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर छोटे बालकों को ध्यान में रखते हुए जो बात कही गई है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के क्या उद्देश्य होते हैं। जब बालक जन्म लेता है उसके कुछ समय पश्चात उसकी सुनने, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसको सही कर देते हैं हम, उसकी सुनने की क्षमता विकसित होती है और बालक आसपास उच्चारित हो रही ध्वनियों को ध्यान से सुनता है। धीरे धीरे वह उन ध्वनियों को बोलने का प्रयास करता है। इस प्रकार बालक धीरे धीरे बोलना सीख जाता है और वह आसपास के वातावरण से शब्दों का अनुकरण करता है। इस प्रकार बच्चा अपने भाषाई संसार का निर्माण करता है।
इसके बाद बालक विद्यालय जाता है। यानी इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर ली जाए। अभी हमने पीछे बताया कि बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद बालक इस धरा पर जब आता है माँ के गर्भ से, तो आसपास जितनी भी ध्वनियां उच्चरित होती हैं उस पर बहुत विशेष ध्यान देता है, और ध्यान देते देते क्या करता है, सीख लेता है। सीख करके उनको बोलने का प्रयास करता है, और इसके बाद यहीं से बच्चे के अंदर भाषाई संसार का निर्माण होता है। आप लोग भी, हम लोग भी जन्म लिए तो तुरंत नहीं बोले, हाथ पांव मारना शुरू किए, इसके बाद कई ऐसी एक्टिविटी किए, हाथ पांव मारना, रोना, परंतु हम सुनते थे सबकी बात को लेकिन बोल नहीं पाते थे। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे हमारे मुख से शब्द प्रस्फुटित होने शुरू हो गए, और एक दिन ऐसा आया कि धड़ल्ले से हम लोग शब्दों को प्रवाह के साथ, गति के साथ प्रस्तुत करते हैं। तो वही बात कही गई कि वह आसपास के वातावरण से शब्दों का अनुकरण करता है। इस प्रकार बच्चा अपने भाषाई संसार का निर्माण करता है। इसके बाद बालक विद्यालय जाता है, अर्थात जब बालक विद्यालय जाता है तो वह भाषा की दृष्टि से कोरी स्लेट नहीं होता। यानी एकदम कोरी स्लेट का मतलब जिस पर कोई कुछ लिखा पढ़ा नहीं गया हो। यानी भाषा के आधार पर बच्चा कोरी स्लेट यानी बिना लिखा हुआ नहीं होता। यानी कुछ न कुछ भाषा का उसके अंदर प्रवेश होता है, यानी कुछ न कुछ भाषाई रूप उसके अंतर्गत होते हैं, उसके अंदर होते हैं, बल्कि उसका अपना एक भाषाई संसार होता है जिसके माध्यम से वह अपने भावों, विचारों को व्यक्त करता है। इस प्रकार का बालक जब विद्यालय आता है तो उसके मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करते समय हमें भाषिक क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। पढ़ाते वक्त यह ध्यान देना चाहिए। अभी ऊपर हमने कहा कि बच्चा कोरी स्लेट नहीं होता, बिना लिखा हुआ श्यामपट नहीं होता। ऐसा कोई, उसके अंदर कुछ न कुछ शब्द होते हैं, और जब शब्द होते हैं तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि कैसी भाषिक क्षमता उसके अंतर्गत है। तभी तो हम विकसित करेंगे, तभी तो हम उससे बात करेंगे। तो यह हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अब आगे चलते हैं थोड़ा से, यहां तक की बातें तो स्पष्ट हो गई। चौथी बात, बालक मातृभाषा में काव्य, कहानी, नाटक आदि को बड़ी ही आसानी से समझ लेता है। जब मातृभाषा में उसे कविता, स्कूल में जाते हैं तो छोटे बच्चों से ही कविताएं शुरू कर दी जाती है, और कविताओं का हमारे सामने एक भंडार रहता है। कक्षा 1, गधैया गोल 2, 3, 4 में कविताएं मिलनी शुरू होती है। काव्य की बात हो गई, कुछ कहानियां मिलती हैं, नाटक आदि को बड़ी ही आसानी से समझ लेता है। वही कहानियां जब हम लोगों को बचपन में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कह दिया जाता था तो समझ में नहीं आता था क्या है, हवा में उड़ जाते थे। लेकिन अभी चांद वाली कहानी, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से वह बोला, माता मुझे सिला दो मोटा एक झिगोला। जब ऐसे हम सुनते थे तो इसका मतलब चांद कहियो अपनी माता से नाराज हो गया है, कुहाए उहाए गया है, कपड़े के लिए कह रहा है, ये बात समझ में आ जाती थी। यानी यही कहा गया कि बालक मातृभाषा में काव्य, कहानी, नाटक आदि को बड़ी ही आसानी से समझ लेता है। अगली बात, मातृभाषा से बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। ये लाभ की बात चल रही है। छठवां क्या हो जाएगा, मातृभाषा से बालक की कल्पना शक्ति का विकास होता है। यानी मन में जो चल रहा है, कल्पना, बहुत कल्पनाएं करते हैं बचपन में हम लोग। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या बनना चाहते हो, तो हम बालवीर बनेंगे, हम सनी देओल बनेंगे, हम बॉबी देओल बनेंगे, ऐसा उसके मन में चलता है। नहीं, उसके मन में जो चल रहा है कल्पना करता है, कभी धनुष बाण उठा लेता है, तो कल्पना शक्ति का विकास होता है। कैसे, मातृभाषा के माध्यम से। वही अब अंग्रेजी में कह जाएगा तुम क्या बनोगे बालवीर के बारे में, अंग्रेजी तो आई हम बालवीर बनेंगे, कहीं नहीं पाएगा, प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हो गई मातृभाषा के लाभ की बात। अब बात आती है किसकी, राष्ट्रभाषा की। भी हमने शुरू में थोड़ा सा उल्लेख किया था, जब पूछा जाता है कि हिंदी क्या है तो लोग झटके कहते हैं राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा के बारे में भी थोड़ा समझ लेगा कि क्या होती है राष्ट्रभाषा। वह भाषा जो पूरे देश में बोली और समझी जाती है तथा राज्यों के सभी कार्यों में सम्मान के साथ प्रयोग में लाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। अभी देखिए नीचे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ
प्रस्तुत है, मैं अभी इसको बताऊंगा। राष्ट्रभाषा यानी वह भाषा जो पूरे देश में बोली और समझी जाए तथा राज्यों के सभी कार्यों में सम्मान के साथ प्रयोग में लाई जाए। कैसे? सम्मान के साथ प्रयोग में लाई जाए, उसे ही क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। परंतु हमारे देश के साथ यह दुर्भाग्य है, या हमारी हिंदी भाषा के साथ दुर्भाग्य है कहा जाए तो नोट में हमने लिखा कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, यानी भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। जिस क्षेत्र का बच्चा होगा उसकी वहां की भाषा मातृभाषा होगी, परंतु कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। तो दो चीजें, राजभाषा हमने बता दिया, अनुच्छेद 343A में कहा गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। राजभाषा क्या होता है? सरकारी कामकाज के प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा राजभाषा होगी, और उसकी लिपि देवनागरी होगी। राष्ट्रभाषा की बात आई, वह भाषा जो पूरे देश में बोली और समझी जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं, परंतु हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। दो चीजें स्पष्ट कर दिया। हम लोग चल रहे हैं किस पर? धीरे धीरे बात कर रहे हैं, मातृभाषा पर बात कर रहे हैं। अभी मातृभाषा के लाभ की बात हमने किया, तो आगे चलते हैं मातृभाषा पर। कोई दिक्कत समझने में, इसको ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, देखिए अब मातृभाषा की बात आएगी। मातृभाषा से लाभ, तो मातृभाषा में बालक अपने क्षेत्रीय परिवेश को समझता है, अपने भाषा का विकास करता है। तो यहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपके सामने लगभग वाला ला रहा हूं कि बालक की आयु के अनुसार शब्द भंडार, किस उम्र में कितने शब्द भंडार, कितने शब्दों को ग्रहण कर लेता, कितना अपना शब्द भंडार बना लेता है, कितने शब्द इसके पास हैं। देखिए बचपन में हम लोग अपनी बात सबके सामने नहीं रख पाते हैं। कभी मामा मामा आते थे कि क्या हाल है बाबू, ठीक है, कह के धीरे से घबरा के भाग जाते थे। कुछ शब्द कहते थे, कुछ शर्माते भी ऐसे नई औरत की तरह, जैसे पत्नी आती है उस तरह से शर्माते हुए भाग जाते थे, क्योंकि शब्द भंडार ही नहीं थे, बातें ही नहीं कर पाते थे हम लोग और शर्मा जाते थे। तो थोड़ी सी इसकी बात करते हैं। बालक की आयु, देखिए जन्म से 8 माह तक बालक के पास शब्द भंडार कितने होते हैं? 0 होते हैं। कोई भी छोटा बच्चा देखिए 8 माह तक कुछ नहीं बोल पाता, बलबलाता है, वो करेगा लेकिन शब्द नहीं बोल पाएगा, यानी कोई शब्द नहीं होता। कहां से? जहिया जन्म लेता है मां के गर्भ से, और लगभग 8 माह तक। 9 माह से 12 माह तक कितने शब्द बोल लेता है, कितने शब्द भंडार उसके पास आते हैं? 3 से 4 शब्द आते हैं। फिर क्या होता है? 12 माह से 1.5 वर्ष तक, यानी 12 माह से 18 माह तक अगर कहा जाए तो कब तक? 18 माह तक 10 से 12 शब्द। फिर 18 माह से 2 वर्ष यानी 24 महीने तक। अब देखिए शब्द भंडार बढ़ेंगे धीरे धीरे, क्योंकि वह अपने घरेलू परिवेश में लोगों से मिल रहा है। अभी तो अपनी माँ के सानिध्य में बहुत ज्यादा रहता था, अपने ही परिवार होता था, लेकिन अगल बगल जा रहा, सीख रहा है खूब शब्दों को। कभी कभी पीठ पर ले धपाका पड़ता था हम लोगों को। क्यों पड़ता था? क्योंकि जब हम वहां से आते थे ना, 2 एक इतनी शानदार गाली लेकर के आते थे अपने बगल के परिवेश से कि मम्मी पापा दीदी, करे कहाँ सुन ले है, कहाँ ग्रहण कैला भैया, इतना बढ़िया सब ले धपाक। ठीक, तो 2 वर्ष 18 माह से 2 वर्ष तक 272 शब्द लगभग, 2 वर्ष से 2.5 वर्ष तक 450 शब्द, 2.5 वर्ष से 3 वर्ष तक 1000 शब्द, 3 वर्ष से 3.5 वर्ष तक 1250 शब्द, 3.5 वर्ष से 4 वर्ष तक 1600 शब्द, 4 वर्ष से 500 वर्ष तक 2100 शब्द, 5 वर्ष से 11 वर्ष तक कितने शब्द? 50,000 शब्द। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। फिर 11 वर्ष से 14 वर्ष के बीच कितने शब्द भंडार उसके पास होते हैं? 80,000 शब्द हो जाते हैं।
और इसके बाद 14 वर्ष से 16 वर्ष और 14 वर्ष से 16 वर्ष के बीच 80,000 और 16 वर्ष से आगे अब शब्द भंडारों की संख्या कितनी आती है? 1 लाख से अधिक हो जाती है। भरपूर हम नेता हो जाते हैं। कोई कुछ कहता है ना, इतने बढ़िया शब्दों के साथ जवाब देते हैं कि माता पिता गुरुजन सभी लोग क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं, क्योंकि उम्र देखिए अब टीन ईयर चालू हो गई, किशोरावस्था, तूफान की उम्र चालू हो गई। अब यहाँ हमारे पास शब्द भंडार बहुत होते हैं। जाते हैं किसी मार्केट में, बताते हैं बगलिया में है, कऊ किलोमीटर चले जाते हैं, 50-100 किलोमीटर, कहते हैं बस आ गया, आधा घंटा में 20 मिनट में आ जाऊंगा। इतने शब्द भंडार हो गए, झूठ बोलने के पिटारे हमारे पास होते हैं। तो इस शब्द भंडार की बात आ गई, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि एक अनुमानतः आंकड़ा है, इसको आप समझ लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं इस पर। बच्चे के मातृभाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्न है। यानी किसकी बात अब की जा रही है? उद्देश्य की, कि मातृभाषा के उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य क्या है? बालक के शब्दकोश में वृद्धि करना। मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो निश्चित है दिन प्रतिदिन, अभी मैंने पीछे एक आंकड़ा दिया, देखिए 0 से 8 माह तक कोई शब्द नहीं था, लेकिन 8 से 12 माह तक शब्दों की शुरुआत होने लगी, 3 से 4 शब्द आ गए। इसके बाद आगे आते आते 16 वर्षों तक लाखों शब्द हमारे पास हो गए। यानी मातृभाषा की ही देन है। यदि उसको मातृभाषा से विमुख कर दिया जाएगा तो दूसरे शब्दों में, दूसरी मातृभाषा की तरफ जाएगा तो दूसरे शब्द आएंगे, लेकिन इस मातृभाषा से अपने यानी मातृभाषा से गायब हो जाएगा, कोई अन्य द्वितीयक भाषा उसे बताई जाएगी तो उसके शब्द भंडार होंगे, मातृभाषा से दूर हो जाएगा। तो बालक के शब्दकोश में वृद्धि करना। जब बालक विद्यालय में जाता है तो उसका शब्दकोश आसपास के वातावरण से सीधे शब्दों के अनुसार विकसित होता है। अध्यापक का यह दायित्व होता है कि वह बच्चे के शब्दकोश में वृद्धि करे। बच्चे के शब्दकोश का एक अनुमानित आंकड़ा निम्न है, जो हमने पीछे दिया था। अच्छा चलिए, ये थोड़ा से आगे पीछे हो गया है। अभी जो मैंने पीछे आंकड़ा दिया था, यही चीज, इसका रूप मेरे सामने जो ये था, इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा। यहां से था, फिलहाल कोई बात नहीं, आंकड़ा हमने इसके पहले आपको प्रस्तुत कर दिया था, तो वही बात थी। चलिए इसको ध्यान देते हैं हम, तो इसके आगे चलते हैं। यहाँ कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं थी। अच्छा, तीसरा उद्देश्य देखिए, मातृभाषा शिक्षण के तीसरे उद्देश्य में बालक के उच्चारण को शुद्ध बनाना। बच्चा जब बोलता है तो मातृभाषा में जब बातें करता है तो मातृभाषा में उसको पढ़ाने से, समझाने से, सिखाने से जो शब्द वह उच्चारित करता है। कभी कभी देखते हैं लोग लवंग लत्ता को लवंग लस्ता, लखनऊ को नखलऊ, बोलेरो को बुलोरो कह, कुछ और सब बुलूरू कह देते हैं, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। तो इसके माध्यम से, मातृभाषा शिक्षण के माध्यम से बालक के उच्चारण में क्या आती है? शुद्धता आती है। लवंग लत्ता को लवंग लस्ता, जिलेबी को जिबेली, लेखपाल को नेकपाल, ऐसे बहुत शब्द हैं। अब मातृभाषा में पढ़ाने से इसमें क्या आती है? शुद्धता आती है। अभी कोरोना काल में कई ऐसे शब्द आए, जब हम लोग नहीं सुने थे तो किसी शब्दों के द्वारा कोई झोंक देते थे शब्द, लेकिन जब उनको पढ़ाया गया या कहीं उसका लिखित रूप मिला तो हम लोगों ने ग्रहण किया और उसका शुद्ध रूप प्रस्तुत किया। वैसे ही मातृभाषा शिक्षण के द्वारा बालक के उच्चारण में क्या आती है? शुद्धता आती है। छोटे बच्चे शब्दों का कभी कभी गलत उच्चारण करते हैं, ऐसे में यह शिक्षक का दायित्व है कि वह गलत बोले जा रहे शब्दों को ध्यान दे और बालक के सामने उन शब्दों का शुद्ध उच्चारण बार बार करे, जिससे उन्हें सुनकर बालक शुद्ध बोलना सीख ले। यह शिक्षक का परम दायित्व है। यदि बच्चा गलत उच्चारण कर रहा है तो शिक्षक सही बोले। कभी कभी हम गलत बोलते हैं, कई बार बोल जाते हैं, लेकिन जब गुरुजी या अपने बड़े भाई, माता पिता जब उसका शुद्ध रूप हमारे सामने देते हैं तो हमें खिसियाहट होती है, अरे हम तो वजनवा ऐसे ना ऐसे बोल दें, लेकिन कोई बात नहीं, सीख तो मिली। कहते हैं ना कि जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म। तो शर्म और ठंडी यानी लाज और शर्म जितना महसूस करेंगे उतना ही लगेगी। इससे आप विरक्त होइए,
उसको शुद्ध करने की कोशिश करिए। वही बात कही गई कि यदि बालक कोई शब्द गलत बोले जा रहा है तो गुरु को यानी शिक्षक को उसके सामने शुद्ध उच्चारित करना चाहिए, जिससे वह सुन करके पुनः सही बोलना सीख लेगा। अगली बात आती है बालक के विचार क्षेत्र को विकसित करना। अगला उद्देश्य क्या है? विचार क्षेत्र को, यानी देखिए नीचे दिया गया है कि बालक जब विद्यालय जाता है तो वह अपने आसपास के वातावरण से ही ज्यादातर परिचित होता है। ऐसे में उसके विचार क्षेत्र का दायरा भी उसके आसपास तक ही सीमित होता है। और मातृभाषा शिक्षण के माध्यम से जो सीमित दायरा है, जो सीमित क्षेत्र है, संकुचित क्षेत्र है, उससे बालक क्या होता है? बाहर आता है। कभी कभी आप देखते हैं कि माँ अगर रणचंडी किस्म की होती है, पिताजी सुबह शाम झगड़े में लगे रहते हैं, तो बालक का वही माहौल है, उन्हीं शब्दों का वो प्रयोग करेगा, उन्हीं शब्दों को वह सबके सामने प्रस्तुत कर देगा। अब यही चीज क्या है कि मातृभाषा में अगर शिक्षण करवाया जाए, उसे पढ़ाया जाएगा, तो वह अपने सीमित क्षेत्र से बाहर निकलेगा, समझेगा कि जो हमारे यहाँ बोला जा रहा है वो नहीं सही है, जो हमारे यहाँ शब्द प्रयोग में लाए जा रहे हैं वो नहीं सही है, इसको हम बदलें। और उसके अंदर धीरे धीरे जो सीमित क्षेत्र का दायरा था, एक छोटे क्षेत्र यानी कुब मांडुकता थी उसके अंदर, उससे वह क्या होगा? बाहर होगा। यही बात है कि बालक का विचार क्षेत्र क्या होगा? विकसित होगा, यानी आसपास के माहौल से बालक बाहर आएगा। अगली बात करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक बच्चे का अपना अलग विचार क्षेत्र होता है। बिल्कुल सही है। जो जिस क्षेत्र में होगा, कोई गाली वाले क्षेत्र में होगा तो गाली बड़े धड़ल्ले से देगा, लिस्ट में जितनी शानदार गाली होगी स्पोर्ट की कॉपी पर उसको प्रस्तुत कर देगा। वहीं कोई बहुत माधुर्य वाले क्षेत्र में होगा, मीठे भाव वाले क्षेत्र में होगा, तो उसका क्षेत्र वो होगा। वहीं कोई जहां अंग्रेजी बोली जा रही बहुत ज्यादा, या फिर जहां पर लोग कुछ धार्मिक कर्मकांडों की बात करते हैं, राजनीतिक बात करते हैं, ऐसे क्षेत्र से होगा तो उसका वो क्षेत्र होगा। यही बात की गई कि इस प्रकार प्रत्येक बच्चे का अपना अलग अलग विचार क्षेत्र होता है। यदि बच्चों को आपस में संवाद का अवसर उपलब्ध कराया जाए तो बच्चे अपने अपने विचार एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। ऐसी स्थिति में बालक के विचार क्षेत्र का दायरा और विकसित होगा। यानी जब बालक एक निश्चित क्षेत्र से आया है तो उसकी भाषा भी उसी निश्चित क्षेत्र से संबंधित होगी। तो क्या किया जाए? उस बच्चे को और बच्चों के साथ वार्तालाप करने के लिए, बात करने के लिए फ्री छोड़ा जाए, स्वतंत्र छोड़ा जाए कि जाओ आप बात करो, थोड़ा उनसे मिलो। इसके माध्यम से वह दूसरे बच्चों की भाषा को सीखेगा। और कभी कभी आकर के बच्चा व्यक्त भी करता है घर पर, जब व्यक्त करता है लोग कहते हैं कैसे सिखलाए पहलवान, तो कहता है कि अरे वो फलाना कहता रहा है, उसी से हम सीख लिए। यानी दूसरे बच्चों की भाषा को क्या करता है? सीखता है। ऐसी स्थिति में उसका जो विचार क्षेत्र है भाषा संबंधी, वह विकसित होता है, बढ़ता है। पांचवी बात आती है बालक के सहज स्वाभाविक रूप से बोलने में सहयोग करना। जैसे कुछ बोलना चाहता है तो उसको बोलने में क्या किया जाए? आसानी से सहयोग किया जाए उसका। कभी कभी हम बोलने आते हैं, गुरुजी हमसे कहते हैं कि आप अपना परिचय दीजिए, या हम लोग भी, आप लोग या झेले होंगे, जो ही कहते हैं कि सर जी हमारा नाम, कहेंगे चुप, वहीं हम चुप रहते हैं, बातें हमारी समाप्त होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए इस पर? अच्छा, पांचवी बात यहां आती है बालक के सहज स्वाभाविक रूप से बोलने में सहयोग करना। अभी मैंने कहा कि उसके बोलने में हमें क्या करना चाहिए? सहयोग करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए उसे। प्राथमिक स्तर पर प्रायः बालक मातृभाषा में बोली गई यहाँ बोले होना चाहिए, बोले गए शब्दों को मिलाकर प्रयोग करता है। यह अध्यापक का दायित्व है कि वह, क्या दायित्व है? यह अध्यापक का दायित्व है कि वह बच्चे के बोलने की गति में वृद्धि करे। हाँ, तो यह अध्यापक का दायित्व है कि बच्चे का क्या करे? सहयोग करे।
और बच्चे के बोलने की गति में वृद्धि करे, यानी उसका सहयोग करे और बच्चे के बोलने की गति में वृद्धि करना यह उद्देश्य भी होगा। यहां एक छठवीं बात है, छठवां तथ्य, यहां बोलने की गति का अर्थ है जल्दी जल्दी बोलना नहीं, यानी बहुत जल्दी बोलना नहीं बोलने की गति में, बल्कि इसका अर्थ है कि बालक को किसी एक विषय पर कुछ देर तक बोलने के लिए तैयार करना। जैसे बच्चा, अभी कभी हम लोग किसी बच्चे को मंच पर खड़ा कर देते हैं, चलो बाबू बोलो 15 अगस्त है, भागने की कोशिश करता है, आप उसे प्रोत्साहित करिए, सांत्वना दीजिए, कोई बात नहीं, आप ही बोल सकते हो, या तुम बहुत अच्छा बोल सकते हो, घबराओ मत, बहुत अच्छा बोल रहे हो। जैसा अभी क्या कहा जाए, लेकिन जब यह हमारी कोचिंग का मामला शुरू हुआ तो 2-1 दिनों तक हम लोग अपने आप को बहुत जैसे असहज महसूस करते थे। ऐसा होता था गुरुजी या बड़े भाई साहब लोग इस पर बहुत सहयोग करते थे, नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, चलने दीजिए चलने दीजिए, और सही है कि आने वाले समय में धीरे धीरे सब मामला बिल्कुल लाइन पर होगा। तो वही चीज यहाँ है कि यहाँ बोलने की गति का अर्थ जल्दी जल्दी नहीं, जल्दी जल्दी बोल दे कि बोलने का या नहीं, ऐसे किसी विषय पर ये बात नहीं है, बल्कि कुछ देर तक उसे बोलने के लिए क्या करना, तैयार करना, कि आप आसानी से कुछ देर तक अपनी बात को रखिए। बच्चे विद्यालय जाते समय बोलने की कला में काफी हद तक दक्ष हो चुके होते हैं, किंतु वह एक विषय पर देर तक नहीं बोलते। अतः अध्यापक को चाहिए कि बच्चे को एक विषय पर कुछ देर तक बोलने के लिए तैयार करे। जब हम लोग विद्यालय जाते थे, एक तो प्लास्टिक वाला बोरी वाला झोला होता था, बैग होता था, पीठ पर ले करके पटरी और स्केल के साथ जाते थे और खूब रास्ते भर बात कही करते थे कि आज सांझी जब आई क्रिकेट हुई तो हम बड़ी रहा तू छोटी रहा, ऐसे करते थे। हम अपने अमुख प्रिय कप्तान की तरफ जाएंगे, हाउ दूसर का जो ना उस कप्तान की तरफ जाएंगे, ये बातें होती थी। इसके बाद थोड़ी सी बात होने के बाद फिर खाने पीने पर बात होती थी। तब तक वहां से निकलते थे तो किसी का आम तोड़ना, किसी के अमरूद की बाग में जाकर के उसे बर्बाद करना, तब तक चन्ना उखाड़ लेना, यानी मारे बातें होती थी, मारे बातें होती थी। परंतु हमारे पास ऐसे शब्द भंडार नहीं होते थे, ऐसे शब्द नहीं होते थे, ऐसे तथ्यों पर हमारे पास शब्द भंडार नहीं होते थे जिस पर हम देर तक बात कर सकें। वही बात यहाँ है कि ऐसी स्थितियों में एक विषय पर कुछ देर तक बोलने के लिए तैयार करे कौन, अध्यापक। किसको, बच्चे को। इससे अंदर इसके बाद उसके अंदर शब्दों का मामला, शब्दों का भंडार बढ़ेगा और बच्चा बड़ी आसानी से एक शानदार वक्ता होगा। चाहे वो वक्ता के रूप में मैं रवीश कुमार जी का नाम ले सकता हूं, कपिल शर्मा जी का नाम ले सकता हूं, बहुत बोलने वाले हैं, जैसे ये बात नहीं है। परंतु इसके अलावा आपके एक राजनेता हैं, उनका क्या नाम है, आम आदमी पार्टी से बेचारे लड़े थे, हाँ कुमार विश्वास जी का नाम लेता हूं क्योंकि बड़े मुझे प्रिय लगते हैं लोग बोलने के मामले में, कुमार विश्वास जी को। तो ऐसे आप क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। और मैं स्वयं एक शिक्षक या आपका बड़ा भाई या छोटा भाई या आपका मित्र, जिस हैसियत में आप रखिए उस हैसियत में यह कहना चाहूंगा आप सभी बड़े भाई एवं भावी शिक्षकों से कि आप किसी भी विद्यालय में हो, कहीं आप शिक्षण करा रहे हैं तो बच्चे को बोलने के लिए उसे जरूर तैयार करिए। क्योंकि राकेश सर आदरणीय गुरु जी की बात मुझे भूलती नहीं है कि बोलने के लिए बहुत प्रोत्साहित करते हैं और वह ऐसा करते करते बच्चे के अंदर ये क्षमता जरूर डाल देते हैं बोलने वाली। तो हमें भी यह कर्तव्य करना चाहिए कि बच्चा यदि बोल रहा है, कुछ शब्द उसके टूट जा रहे हैं, सही बोल नहीं पा रहा है, तो उस पर हमें प्रयास करना चाहिए। और ऐसा करने से उसकी मातृभाषा में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो आज हमारा जो मामला था मातृभाषा का, मातृभाषा संबंधित तथ्यों पर हमने आज बता दिया। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा, हमारा जो अगला वीडियो होगा, यह हिंदी भाषा शिक्षण के सिद्धांत यानी हिंदी भाषा के सिद्धांत पर होगा। क्योंकि हम मेरी आदत है कि पिछले वीडियो को मैं अगले वीडियो से यानी आने वाली वीडियो से जोड़ना चाहता हूं, इसलिए एक छोटा सा तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूं। आप जैसे सीरियल कभी देखते हैं तो कुछ पीछे वाला जोड़ करके आगे से समझाता तो आसानी से बात समझ में आती है। जैसे यदि मैं यहां से यहां तक गया, आपको यहां से बताऊंगा तो बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी, लेकिन यही यहां से यहां गया, यहां से बता दूंगा तो यही आप बीच में गायब हो जाएंगे। इसीलिए मैं इसको जोड़ दे रहा हूं। अगला जो हमारा वीडियो, अगली जो हमारी क्लास होगी, हिंदी भाषा के सिद्धांत पर होगी। एक बार आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि
कि यह हमारा वीडियो कैसा लगा। यदि कहीं कोई दिक्कत होती है तो पुनः मैं प्रयास करूंगा समझाने का, लेकिन आज हमने बहुत चीजों को नहीं बताया। मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, इसमें हमने मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य की बात किया, मातृभाषा शिक्षण के लाभ की बात किया, और कुछ शब्द भंडार को हमने बताया था, उसको आप देख लीजिएगा। आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की मेरी क्लास समाप्त होती है। मैं आपका अपना उमाकांत सर अपने सभी साथी शिक्षकों के साथ आपका अभिनंदन और वंदन करता हूं। जय हिंद।